साथियों, कभी कभी शरीर में अचानक से कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है जो होती तो बहुत कॉमन है, लेकिन अपना विकराल रूप लेने में थोड़ा भी समय नहीं लगाती। ऐसी एक समस्या है स्लिप डिस्क की। साथियों, ये एक ऐसी समस्या है जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा दर्द और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। आज के समय में ये समस्या युवाओं में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। साल 2022 के आंकड़ों की माने तो भारत में करीब 20% लोग इस समस्या की चपेट में हैं। कुछ लोगों को स्लिप डिस्क का सही इलाज नहीं मिल पाता तो सारी उम्र वो इसी समस्या में घिरे रहते हैं। लेकिन साथियों, स्लिप डिस्क की समस्या में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस खास शो में हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है और उनका नाम है डॉक्टर विनीता कंसल जी, डायरेक्टर हेल्दी लिविंग फिजियोथेरेपी क्लिनिक फरीदाबाद से है। आज हम डॉक्टर विनीता जी से स्लिप डिस्क के बारे में सभी जानकारियां हासिल करेंगे। हम डॉक्टर विनीता से जानेंगे कि स्लिप डिस्क क्या है, ये समस्या क्यों होती है, कहाँ होती है, स्लिप डिस्क में क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है और इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए साथियों, सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर विनीता कंसल जी को बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर विनीता कंसल जी, हमारे इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर विनीता जी, लोग स्लिप डिस्क का नाम सुनते ही अपनी कमर को पकड़ लेते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि स्लिप डिस्क की समस्या आखिर है क्या और ये शरीर में कैसे होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं। दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है, जिसका वर्क होता है शॉक एब्जॉर्प्शन और स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी देना। डिस्क दो पार्ट से मिलकर बनती है। आउटर टफ पोर्शन फाइब्रो कार्टिलेजिनस मटेरियल का बना होता है, जिसे हम एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, और सॉफ्ट जेलाटिनस इनर मटेरियल, जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं। किसी कारण से अगर जब आउटर पोर्शन वीक हो जाता है, ट्रॉमा के केसेस में हो सकता है या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो न्यूक्लियस पल्पोसिस उस टीयर पोर्शन से बाहर आ जाता है, उसे ही हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। स्लिप डिस्क का ऑनसेट सडन भी हो सकता है या फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। सडन ऑनसेट यूजुअली एक्सीडेंट केसेस में होता है, जैसे कार एक्सीडेंट या ट्रॉमा केसेस में जैसे फॉल, बट मोस्ट कॉमनली ये ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। स्लिप डिस्क की 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ डीजनरेशन, जिसमें न्यूक्लियस पल्पोसिस का डीजनरेशन होता है बिना उसकी डिस्प्लेसमेंट के। सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोट्रूजन, जिसमें न्यूक्लियस पल्पोसिस ट्राई करता है पुश करने की आउटर पोर्शन पे एनुलस फाइब्रोसिस की रिंग को, लेकिन बाहर नहीं आता है। थर्ड स्टेज ऑफ एक्सट्रूशन, जिसमें न्यूक्लियस पल्पोसिस रिंग से बाहर आ जाता है। और फोर्थ स्टेज ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन, जिसमें न्यूक्लियस पल्पोसिस कंप्लीटली बाहर आ जाता है डिस्क से और डिस्क पेरेंट डिस्क के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है। और ये समस्या स्पाइन के किसी भी हिस्से में हो सकती है, सर्वाइकल स्पाइन में या लंबार स्पाइन में, बट कॉमनली ये लंबार स्पाइन में देखी जाती है। डॉक्टर विनीता, स्लिप डिस्क की समस्या में शुरुआत में हल्का दर्द होना शुरू होता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दर्द बढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो स्लिप डिस्क की समस्या का शिकार हो गए। डॉक्टर, इस समस्या के शुरुआती लक्षण क्या है? गर्दन या कमर में दर्द, गर्दन का दर्द बाजू या हाथों तक आना, कमर दर्द टांगों या पैरों तक आना, हाथों में झंझनाहट, पैरों में झंझनाहट, स्टिफनेस, ज्यादा देर उठने बैठने में दिक्कत होना, नमनेस, ये स्लिप डिस्क के मुख्य लक्षण हैं। डॉक्टर विनीता, स्लिप डिस्क की समस्या सबसे ज्यादा युवाओं में देखी गई है। युवाओं में स्लिप डिस्क होने की क्या वजह है और स्लिप डिस्क की समस्या होने के मुख्य कारण क्या क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को समझाइए। डिस्क डीजनरेशन एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, डिस्क का वाटर कंटेंट कम होता चला जाता है और वो वीक होती चली जाती है। और इसके कारण है, जैसे एक्सीडेंट केसेस में हो सकता है, ट्रॉमा के केसेस में हो सकता है। पुअर पोस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अक्सर युवा अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते, या फिर वो जॉब प्रोफेशंस हैं जिनमें लंबे समय तक बैठना पड़ता है। कंटिन्यूअस सिटिंग से हमारे लिगामेंट्स और मसल्स लेंदन हो जाते हैं, उनमें वीकनेस हो जाती है और डिस्क पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आजकल के युवा ज्यादातर समय
मोबाइल्स के साथ या गैजेट्स के साथ बिताते हैं और फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करते हैं, रेगुलर रूप से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल यूजुअली डिस्क प्रॉब्लम उसके कारण से हो सकती है। डॉक्टर विनीता, देखा गया है कि लोग वाकई में इस सवाल से बड़े परेशान है कि आखिर स्लिप डिस्क के कारण होते ही क्या है। ये बड़ा मतलब एक बड़ा सवाल है। तो देखा गया है कि जैसे स्लिप डिस्क में घरेलू महिला होती है, कुछ जैसे चीज बाहरी उठा ली या फिर कोई बैट सरका दिया, तो क्या उससे भी स्लिप डिस्क हो सकती है हमें? जी बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द केसेस हम जो देखते हैं उसमें प्रीसीडिंग हिस्ट्री ऑफ एक्सर्शन होता है। जैसे पेशेंट जब स्लिप डिस्क के सिम्टम्स के साथ आते हैं तो जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो यूजुअली एक दिन पहले का या सेम डे का प्रीवियस हिस्ट्री होता है जिसमें उन्होंने कुछ ना कुछ हेवी एक्सर्शन वाला काम किया होता है। जैसे कुछ घर में कोई सामान सरकाना या कुछ भारी उठा लेना, इवन जैसे गमला उठा लेना, हाँ जी हाँ जी, या इवन जिम में हेवी वेट लिफ्ट कर लेना। यूजुअली इट इज प्रीसीडिंग हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा प्रेजेंट होता है। तो डॉक्टर विनीता, स्लिप डिस्क की समस्या जब होती है तो अक्सर लोग उसे भाप ही नहीं पाते, लेकिन इस समस्या को कंफर्म करना हो तो स्लिप डिस्क के मेडिकल टेस्ट कौन कौन से हैं, ये हमारे दर्शकों को आप जरूर समझाएंगे। एक्सरे में एक्यूट स्टेजेस में कुछ फाइंडिंग्स नहीं आती है, बट क्रॉनिक स्टेजेस में डिस्क हाइट रिड्यूस हो जाती है। एमआरआई इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन स्लिप डिस्क केसेस। सीटी स्कैन, एनसीवी एंड ईएमजी, एनसीवी एंड ईएमजी टू सी कि नर्व्स पे कितना प्रेशर है और मसल्स में वीकनेस कितनी हुई है। अच्छा, तो डॉक्टर विनीता, देखा गया है जब किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है तो लोग मतलब कभी खुद भी चले जाते हैं एमआरआई कराने के लिए, तो पूरा उसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है ना, एक्सपेंसिव बहुत होता है। तो पर्टिकुलर स्लिप डिस्क की क्या कोई अलग सेक्शन होता है जैसे L5, L2 इस टाइप का, तो उस किस एरिया में ज्यादा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है? सम स्लिप डिस्क सबसे कॉमन है लंबर रीजन में, L4 एंड L5 रीजन में, क्योंकि वो काफी मोबाइल जॉइंट होता है, इस वजह से वहां सबसे ज्यादा उस डिस्क मतलब उस रीजन में सबसे ज्यादा देखा गया स्लिप डिस्क। अच्छा, एक सवाल भी है जो काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो स्पाइन हमारी होती है वो सर्वाइकल अगर किसी को होता है क्या लाइफ में उसको स्लिप डिस्क भी हो सकती है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जरूरी है कि कभी हो सकता है, पर कब मतलब कितने लोगों को नहीं भी हो सकता है, इसका क्या कारण है? क्या कोई मतलब मोटापा भी इसका कारण हो सकता है? जी, ओबेसिटी डेफिनेटली एक रीजन होता है स्लिप डिस्क का, वन ऑफ द कॉजेज है, क्योंकि जितना वेट ज्यादा होगा स्पाइन पे, जितना लोड ज्यादा आएगा उतना ही स्पाइन का वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा, डिस्क का वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा। तो ओबेसिटी इज डेफिनेटली डायरेक्टली लिंक्ड टू स्लिप डिस्क। ओके डॉक्टर विनीता, ये तो हमने सुना है कि स्लिप डिस्क की समस्या होने पर लोगों को काफी तकलीफ होती है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि इस समस्या के होने पर कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है और क्या इससे दूसरी परेशानियां भी हो सकती है? पेशेंट को उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, उनको सोने में प्रॉब्लम होती है, बहुत पेशेंट्स की नींद डिस्टर्ब होती है। तो जब किसी की नींद डिस्टर्ब होगी तो सारे एरियाज ऑफ लाइफ अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। सो अगर ज्यादा टाइम हो गया है परेशानी को, तो वो फिजिकल हेल्थ से लेके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सारी ही लाइफ के स्टेजेस, सारे ही लाइफ के एरियाज अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट सोशलाइज नहीं होता। जब सोशलाइज नहीं होते तो वो मेंटली बहुत लो हो जाते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, इवन डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि जब इंसान सो नहीं पाएगा तो वो कैसे अपने दिनचर्या में अच्छे से काम कर सकता है? डॉक्टर विनीता, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप स्लिप डिस्क की समस्या को कैसे ठीक करती है? क्या फिजियोथेरेपी से स्लिप डिस्क वापस से अंदर जा सकती है? प्रिवेंटिव रोल में पेशेंट को डिजीज के रिगार्डिंग कंप्लीट एजुकेशन दिया जाता है, उन्हें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या नहीं करनी है, इवन एक्टिविटीज में मॉडिफिकेशंस बताई जाती हैं, किन प्रिकॉशंस उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उसके बारे में कंप्लीट पेशेंट को गाइड करा जाता है कि कैसे सोना है, अगर बहुत ज्यादा पेन है तो उन्हें करवट किस तरह से लेनी है। जैसे हम सजेस्ट करते हैं कि आप लॉग रोलिंग करिए, बेंट लेग्स को और बॉडी को एक साथ टर्न करिए, सेगमेंटल टर्निंग मत करिए। देन कंप्लीट डूज एंड डोंट्स उनको एक्सप्लेन करे जाते हैं। नेक्स्ट रोल इज थेरेप्यूटिक रोल, जिसमें फर्दर 2 पार्ट्स में ट्रीटमेंट डिवाइड होता है।
पेन मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइजेस। इनिशियल एक्यूट फेज में जब पेशेंट को बहुत पेन होता है उस समय फिजियोथेरेपी मोडालिटीज के द्वारा पेन को कम किया जाता है। एक बार पेन कम हो जाता है तो हम एक्सरसाइजेस प्रोग्राम पर पेशेंट को लेते हैं। एक्सरसाइज प्रोग्राम कंप्लीट रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करता है। एक्चुअली पेन इज जस्ट अ सिम्टम। पेन एक अलार्म है कि बॉडी के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ है, और उस पेन को पेन का कंप्लीट क्योर, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं देता है। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन से पेन तो कम हो जाएगा लेकिन रूट कॉज वहीं एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली फिजियोथेरेपी रूट कॉज लेवल पे वर्क करती है। अक्सर देखा गया है पेशेंट्स का पेन जब खत्म हो जाता है तो वो अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर कुछ दिन एक्सरसाइज करके छोड़ देते हैं। So, ऐसे पेशेंट्स बहुत हाई रिस्क पे होते हैं दोबारा स्लिप डिस्क के एपिसोड के, एक्यूट एपिसोड के। डॉक्टर विनीता, स्लिप डिस्क की समस्या से रीढ़ की हड्डी पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या स्लिप डिस्क ठीक होने के बाद रीढ़ की हड्डी पर कोई असर रह जाता है? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। स्लिप डिस्क होने पर जो आसपास की नसें हैं उन पे दबाव आ सकता है। जब नसों पे दबाव होता है तो वो नसें जो मसल्स को सप्लाई करती हैं वो वीक हो जाती हैं। मसल वीकनेस होने पर एक्स्ट्रा लोड स्पाइन पे जाता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पाइन वीक होती चली जाती है। स्पाइन हमारी पूरी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जब मेन स्ट्रक्चर ही वीक हो जाएगा तो और जॉइंट्स की ओवरलोडिंग हो जाती है। सो लॉन्ग रन में स्पाइन मसल्स की वीकनेस की वजह से और जॉइंट्स का भी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर विनीता, जब स्लिप डिस्क की समस्या में कमर का दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग सर्जरी की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। इस समस्या में सर्जरी कितनी कारगर है और सर्जरी में कितना खर्च आता है? मोर देन 95% ऑफ केसेस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल मैनेजमेंट से ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सर्जरी की कॉस्ट डिपेंड करती है कि कौन सी सर्जरी करी जा रही है, जिसमें मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज होती है एंड द कॉस्ट में वेरी फ्रॉम 1.5 टू अराउंड 4 लाख। ओके, तो नीता जी, जैसे आपके यहाँ अगर बंदा टाइम से पहुंच जाए, यानी कि पेशेंट अगर टाइम से पहुंच जाए तो क्या सर्जरी से बचा जा सकता है? जी समझ। सर्जरी के बेसिकली कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। जब वो प्रेजेंट होते हैं सर्जरी खाली उन्हीं केसेस में इंडिकेटेड होती है, जैसे सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर वीकनेस, बॉवल या ब्लैडर पे कंट्रोल ना होना, दैट इज यूरिन या मोशन का कंट्रोल नहीं होना, एंड सैडल एनेस्थीसिया, दैट इज एनल रीजन में सेंसेशन नहीं फील होती है। ओनली इन दीज केसेस सर्जरी इज रिक्वायर्ड। रेस्ट ऑफ द केसेस सर्जरी इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू स्लिप डिस्क आराम से क्योर हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि फिजियोथेरेपी से काफी हद तक हम अपनी स्पाइन को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिजियोथेरेपी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्कुल स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट में। डॉक्टर विनीता, स्लिप डिस्क की समस्या से राहत पाने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट लिए जा सकते हैं? और एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर स्लिप डिस्क एक बार ठीक हो जाए तो क्या ये दोबारा भी हो सकती है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे दर्शक पूछना चाहेंगे। फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल मैनेजमेंट दोनों के द्वारा स्लिप डिस्क की ट्रीटमेंट होता है। फिजियोथेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने अभी बताया। एक बार ठीक होने के बाद ये समस्या बिल्कुल फिर से हो सकती है अगर पेशेंट ध्यान नहीं देंगे, प्रिकॉशंस नहीं फॉलो करेंगे, अपने पोस्चर का ध्यान नहीं देंगे और एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे। तो बिल्कुल, तो अभी हम दर्शकों के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो अभी हमें डॉक्टर विनीता जी ने बताई है, तो पीछे अगर बैकग्राउंड पे चल रही है, आप चाहे तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस शो में हमने आपके लिए स्पेशली एक्सरसाइज रखी है। फर्स्ट एक्सरसाइज, नी टू चेस्ट। कमर के बल सीधा लेट जाएं, एक लेग को होल्ड लीजिए, नी को चेस्ट के पास लाएंगे, दोनों हाथों से नी को होल्ड कर लीजिए, अपनी तरफ चेस्ट की तरफ पुल करिए, 15 सेकंड के लिए होल्ड करिए, 15 सेकंड के बाद हाथों को छोड़ दीजिए, स्लोली लेग को नीचे लेके आइए और स्ट्रेट कर लीजिए। सेम एक्सरसाइज आप दूसरी साइड रिपीट करेंगे। लेग को बेंड करिए, नी को चेस्ट के पास लेके आइए, हाथों से पकड़िए, नी को चेस्ट की तरफ पुल करिए, 15 सेकंड तक होल्ड करिए, स्लोली रिलीज कर दीजिए, लेग को नीचे लेके आए और स्ट्रेट कर लीजिए। पायरिफॉर्मी स्ट्रेच। कमर के बल सीधा लेट जाएं, लेग्स को बेंड कर लीजिए, लेफ्ट लेग का एंकल राइट नी पर रख लीजिए,
राइट थाई को चेस्ट की तरफ पुल करिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके उसकी हेल्प से एडिशनल प्रेशर लगाते हुए राइट थाई को अपनी चेस्ट की तरफ पुल करिए। 15 सेकंड तक इस स्ट्रेच को मेंटेन करें। उसके बाद स्लोली हैंड्स रिलैक्स कर लीजिए, थाई को नीचे ले आइए, लेफ्ट लेग को नीचे ले आइए। सेम स्ट्रेच हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे। राइट साइड का एंकल लेफ्ट नी पर रख लीजिए, थाई को अपनी चेस्ट की तरफ पुल करिए, 15 सेकेंड्स तक इस स्ट्रेच को मेंटेन करिए और फिर लेग नीचे रख के रिलैक्स करिए, स्लोली रिलैक्स। ये स्ट्रेच आपको 3 रेपिटेशंस करनी है और दिन में 2 बार करना है। फोरआर्म सपोर्टेड बैक एक्सटेंशन। पेट के बल लेट जाएं, हाथों को साइड पे रख लीजिए, स्लोली बेड को पुश करते हुए अपनी गर्दन और अपर बैक और मिडिल बैक को लिफ्ट करिए। इस पोजीशन को 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली कम बैक। इस एक्सरसाइज की 5 रेपिटेशंस करनी है और दिन में 2 बार रिपीट करना है। स्टैटिक एब्डोमिनल्स। कमर के बल सीधा लेट जाएं, धीरे से टांगों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को कमर के निचले हिस्से पे रख लीजिए और कमर से हाथों को प्रेस करिए और 5 काउंट करिए। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज की 5 रेपिटेशंस आपने करनी है और दिन में 2 बार रिपीट करना है। टमी टक एक्सरसाइज। कमर के बल सीधा लेट जाएं, दोनों टांगों को स्लोली मोड़ लीजिए, अपने नाभि को अपने अंदर की तरफ खींचना है और 5 सेकेंड्स तक रोकना है। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। होल टाइम एज अ प्रोग्रेशन आप बढ़ा के 5 सेकेंड से 10 सेकेंड्स भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज की 5 रेपिटेशंस करनी है और दिन में 2 बार रिपीट करना है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज। कमर के बल लेट जाइए, दोनों टांगों को मोड़ लीजिए, हाथों को साइड पर रखिए, स्लोली हिप्स को लिफ्ट करिए और 5 काउंट तक होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 स्लोली नीचे आ जाइए। इस एक्सरसाइज की 5 रेपिटेशंस करनी है और दिन में 2 बार रिपीट करना है। डॉक्टर विनीता, आज भी बहुत से लोग घरेलू इलाज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या स्लिप डिस्क की समस्या में कुछ घरेलू उपाय हैं जिनकी सहायता से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है? पेन एक सिम्टम है, इसे इग्नोर ना करें। जब भी आपको नेक पेन या बैक पेन आए, आप रेस्ट करें, एक्सर्शन ना करें, कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं लें, आपको रेस्ट लेना है। ओके। आप एलएस बेल्ट लगा के मूवमेंट कर सकते हैं। लेडीज जैसे किचन में ज्यादा देर का वर्क होता है मॉर्निंग में, तो आप एलएस बेल्ट लगा लीजिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं उस समय आप बेल्ट लगा सकते हैं। आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी है ताकि वो पेन एग्रीवेट नहीं हो। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग वाली एक्टिविटीज आप अवॉइड करिए, बहुत ज्यादा स्टैंडिंग मत करिए। उस समय आप अपनी एक्सरसाइज को ब्रेक दे सकते हैं, आप जिम से ब्रेक ले सकते हैं। आप अगर रेगुलर वॉक पे जा रहे हैं तो उस समय आप बेल्ट लगाइए। प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करिए ताकि वो पेन जल्दी सेटल हो जाए। इनिशियल स्टेज में आप कोल्ड पैक ले सकते हैं। सपोज आपको सडन ऑनसेट ऑफ पेन, सिवियर पेन आया है, उस समय आप कोल्ड पैक रैप्ड इन टॉवल और कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं 7 से 10 मिनट के लिए, और ये आप हर 2 से 3 घंटे में ले सकते हैं। सो बेसिकली दिन में आप 4 से 5 बार कोल्ड पैक ले सकते हैं। 2 दिन के बाद पेन की इंटेंसिटी जब कम हो गई है तब आप हॉट पैक पे स्विच कर सकते हैं। सिमिलरली हॉट पैक भी आप 3 से 4 बार ले सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपको पेन में रिलीफ नहीं आ रहा है तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। जी पिंका जी, देखा गया है कि इसमें लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम जिम जाएं, एक्सरसाइज करें ना करें। अगर किसी को स्लिप डिस्क की समस्या है तो क्या वो एक्सरसाइज कर सकता है? देखिए, एक्सरसाइजेज जो हैं उनको कंप्लीट गाइडेंस में करनी है, क्योंकि जिम में जाएंगे फिर से वो वेट, यूजुअली जिम में वेट लिफ्टिंग के टाइम पे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आती है। सो अगेन जाके हेवी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर स्पाइन पे जोर पड़ेगा, फिर स्पाइन पे हो सकता है डिस्क 25% ही निकला हो, लेकिन अगर आपने दोबारा से बिना मसल्स को स्ट्रेंथन करे दोबारा से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी तो हो सकता है डिस्क कंप्लीटली बाहर आ जाए और आप सर्जरी में भी एंड अप कर सकते हैं। सो छोटी सी लापरवाही आपको सर्जरी तक ले जा सकती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उस समय आप एक्सरसाइज से ब्रेक लीजिए और फिजियोथेरेपी गाइडेंस में ही एक्सरसाइज करेंगे। डॉक्टर विनीता, कहते हैं योग कई बीमारियों की समस्याओं का समाधान है। स्लिप डिस्क की समस्या में योग कितना महत्वपूर्ण है
और इस समस्या में रोगी को क्या क्या सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है, ये आप हमें समझाइए। योग का जनरल फिटनेस में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन जब आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे स्लिप डिस्क, तो आप एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी गाइडेंस में करिए। उस समय हम योगा के लिए एडवाइस नहीं करते, उसके कुछ कारण हैं। फिजियोथेरेपी में बेसिकली एक्सरसाइजेस कस्टमाइज्ड होती है, दैट इज पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज कराई जाती है। एक्सरसाइज डोज बेस्ड होती है, जैसे एलोपैथी में मेडिसिन जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसकी एक डोज होती है। सिमिलरली फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज की भी एक डोजेज होती है, जिसमें पेशेंट को कितनी रेपिटेशंस करनी है, जैसे नंबर ऑफ टाइम करना है एक्सरसाइज को, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, दिन में कितनी बार करनी है एक्सरसाइजेस, होल टाइम कितना रखना है। सो बेसिकली पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डोजेज चेंज करते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, वो पेशेंट आज नहीं कर पा रहे, तो आज की जो डोज है, सपोज मेरी पेशेंट को 5 रेपिटेशंस मुझे करानी है, बट पेशेंट 5 रेपिटेशंस नहीं कर पा रहे, सो मैं डोज कम कर दूंगी। पेशेंट को अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं उसका होल टाइम कम कर दूंगी। सो बेसिकली सेम एक्सरसाइज कई बार उसका जो नॉर्मल हमें जितनी करानी होती है, सपोज 5 रेपिटेशंस करानी है और 5 सेकंड्स का होल टाइम कराना है, उसको हमें अचीव करने में कई बार हमें 1 वीक तक लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे मैं डोज बढ़ाऊंगी, उतना ही करवाएंगे जितना पेशेंट टॉलरेट कर पा रहा है। सो ये सब चीजें योगा में पॉसिबल नहीं होती हैं। योगा इज बेसिकली जनरलाइज्ड स्ट्रेंथनिंग, बट मेडिकल कंडीशन रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग, तो सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट ही करवा सकते हैं। डॉक्टर रीता, एक सवाल हमारा स्लिप डिस्क के मरीजों के लिहाज से ये भी है कि स्लिप डिस्क में रोगी को कितने समय तक कंप्लीट बेड रेस्ट लेना जरूरी है, ताकि रोगी की ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो सके। स्लिप डिस्क में पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं लेना है, रेस्ट लेना है, ना कि कंप्लीट बेड रेस्ट। कंप्लीट बेड रेस्ट के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट से स्पाइन मसल्स बहुत जल्दी वीक हो जाती हैं। एक्चुअली डिस्क की जब हम चलते हैं तो स्पाइन की लोडिंग होती है। डिस्क का न्यूट्रिशन तभी मिलेगा डिस्क को जब उसमें से वेट जाएगा। सो अगर हम लेटे रहेंगे, डिस्क के ऊपर वेट बेरिंग नहीं होती, उसका न्यूट्रिशन, उसकी ब्लड सप्लाई लो रहती है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो हीलिंग और ज्यादा डिले हो जाती है। सेकेंड साइड इफेक्ट रहता है कि मसल्स वीक हो जाती है। सो कंप्लीट बेड रेस्ट तो बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। इनफैक्ट डे 1 से हम पेशेंट को चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन प्रिकॉशन के साथ बेसिकली एलएस बेल्ट लगा के आप चलिए। कंप्लीट रेस्ट नहीं लेना है, आप मतलब रेस्ट लीजिए, कंप्लीट बेड रेस्ट मत लीजिए। दूसरा मैम, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है मेरा कि इसकी डाइट कितनी महत्वपूर्ण होती है, यानी कि डाइट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों से? स्लिप डिस्क वैसे तो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, लेकिन डाइट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। एक्यूट स्टेजेस में जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, उस समय हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेना है, जो फूड इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करे। उसके लिए आप विटामिन सी रिच डाइट ले सकते हैं, जैसे ऑरेंजेस, बेरीज, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। वंस हीलिंग स्टार्ट्स, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये इजीली मिलते हैं अखरोट, बादाम, फ्लेक्सीड्स में। आप कैल्शियम रिच डाइट लें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लें। प्रोटीन रिच डाइट आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, जिसमें एनिमल प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, एग्जाम्पल लेंटिल्स एक्सेट्रा। तो साथियों, आज के हमारे शो मेडिकली स्पीकिंग में डॉक्टर विनीता कंसल जी ने स्लिप डिस्क की समस्या को लेकर बहुत ही आसान भाषा में समझाया। हमें यकीन है कि आज के शो की ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों के बेहद काम आएगी। साथियों, अगर आप भी स्लिप डिस्क जैसी गंभीर समस्या से बचना चाहते हैं तो डॉक्टर विनीता कंसल द्वारा बताए गए सभी उपायों को जरूर अपनाएं। डॉक्टर विनीता कंसल जी, हमारे शो में आने के लिए और इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया समर, और इंडिया न्यूज का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने शो में मुझे आमंत्रित करा। साथियों, अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।